ले 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 क्या? लो, मिल रहा तो ले लो, या तो मिल ही नहीं रहा लोगों को तो लें कहाँ से। मेरे बगल में वैक्सीन लग रहा है, लग हॉस्पिटल रहा बहुत है, बड़ा है। अगर भीड़ भाड़ कम है तो आप जाके ले सकते हैं। ज्यादा रश है तो ऐसे भी जाओगे लेने के लिए तो 2-3 मास्क कवर अप करके जाना, 2 से कम बिल्कुल भी नहीं। और आकर के फिर सीधा कपड़ा उपड़ा चेंज करके अच्छे से साफ सुथरा होकर के तब आराम करो। ले लेना चाहिए अगर मिल रहा तो, यहाँ तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। यहाँ तो गाँव में घूम रहे हैं। इधर ना गांव में जाके उधर ना घर से बाहर घूम रहे हैं। अरे बहुत सारे स्टूडेंट हमको कहीं से कुछ नहीं अभी तक वो हुआ, बट हाँ, कहीं से कुछ कोई नहीं बात नहीं, ज्यादा बोलने की दिक्कत हो रहा जरूरत है। नहीं है, नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, शांत रहिए। ठीक है ना, इसको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके सब तरफ क्या हो रहा है वो आप सुन रहे होंगे, इसीलिए अच्छी बात है कि नहीं हुआ है। और सुरभि, आप बहुत दिनों के बाद आए हो क्लास। मैम ऐसे ही कुछ काम। ऐसे ही, ओके। नॉर्मली तुम लोग क्लास बंक नहीं करते ना ज्यादा, तो थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि क्या हुआ, क्यों इतने दिन से आप समझो। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ठीक है लवली। क्या उधर बहुत बारिश हो क्या रहा है? बारिश हुई बारिश हो रहा है आपके क्या? तरफ? इधर हुई तो है, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। ओके। ठीक है, थोड़ी बहुत हुई है इधर भी। ठीक है, लवली क्या पढ़ा रहे थे मैं मुझे बताओ, वापस से शेयर करूं। क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था मेरे ख्याल से। यस मैम। एक मिनट मैं देखती हूँ। हम्म, तुम लोग को भेज दिया था क्या मैंने वो उसका पीपी? नो मैम। नहीं भेजा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर रहे थे या कॉन्टिंजेंट और स्पेशल ये पर रहे थे? इसी में है शायद वो भी। हाँ, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इंडेमनिटी से हमको शुरू करना है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं भेजा था तुम लोगों को मैंने नोट्स? देखते हैं। हाँ ठीक है, एक बार देख के मुझे बताना, तब तक हम लोग जो भी नया टॉपिक शुरू करना वो करते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट पीडीएफ कंसीडरेशन तक आया है मैम। अच्छा, क्वासी हो चुका है ना, जिसमें Yes. कॉन्टिंजेंट वैगरिंग है। ठीक है, मैं आज भेज दूंगी। तो मुझे याद है कि मैंने आप लोग को इंडेमनिटी पढ़ाना शुरू कर दिया था और कहा था कि इंडेमनिटी का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी का कुछ नुकसान हो रहा है तो दूसरी पार्टी उसको प्रॉमिस करती है कि अगर मेरी वजह से या किसी और वजह से, किसी और की करनी से अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो मैं आपको उस नुकसान की भरपाई करूंगा। यही इंडेमनिटी का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया होगा, और शायद एग्जाम्पल में दिया होगा कि जैसे हम लोग पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हैं, बताया था ये सब लवली? यस मैम। हाँ ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, और क्योंकि सुरभि वगैरह जो भी उस दिन नहीं थे उनके लिए एक बार हो जाएगा। तो नॉर्मली ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी एंड गारंटी दो कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी के नुकसान की भरपाई करना या किसी के लॉस को कंपनसेट करना। अब अकॉर्डिंग टू 124 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है, कौन से ईयर में बना था ये बताइए? मैंने आप लोग को पूरा पढ़ा दिया है इसलिए पूछ रही हूँ। क्या मैम? नहीं यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बनने का ईयर कौन सा है? 1872। टू, शाबाश, 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 24 के हिसाब से क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को टू सेव अदर, यानी दूसरे पार्टी को बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको मेरी वजह से या फिर किसी के और के वजह से अगर आपको ये काम करने से किसी प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करने से अगर कुछ भी नुकसान होगा तो आई विल indemnify that, I will take the guarantee, the guarantee नहीं, I will take the responsibility to make the loss loss। ठीक है ना, जो भी आपका नुकसान हुआ है I will
कंपनसेट यू और आई विल मेक गुड द लॉस। ठीक है ना, आपका जो भी नुकसान हुआ उसको मैं ठीक कर दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। इसमें दो पार्टी हो गए, एक पार्टी को क्या कहा, जो ये वचन देता है, जो ये प्रॉमिस करता है, उसको क्या बोलते हैं? indemnify, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर है ना, उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं। और जिसको हम ये वचन देते हैं, यानी जो धारक है इस वचन का, जिसको हमने ये वचन दिया, वो कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर, indemnity या holder. उसको बोलेंगे हम इंडेमनीफाइड। ठीक है ना, तो ये दोनों इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर आपको समझ में आ गया। Yes, ma'am. उसके बाद है एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई वाई। ठीक है, एक्स वाई को एग्जाम्पल है ये। एक्स वाई को बोलता है कि मैं आपको कोई भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स जो है, कोई भी वो काम करता है, उससे मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा। मान जैसे कि एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई वाई अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच जेड मे टेक अगेंस्ट वाई। अभी देखो यहाँ क्या है, मान लो एक्स बोलता है कि तुम ठीक है, तुम जेड को 100 रुपीज दे दो, ठीक है ना, और अगर उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ भी जेड गलत करता है, ठीक है ना, जेड कुछ भी आपको नुकसान करता है, गलत करता है या वापस नहीं करता है, तो आई विल इंडेमनीफाई यू। ठीक है ना, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जेड के भी, मेरी वजह से तो समझ ही गए, अगर तुमने मुझे पैसा दिया और मैंने तुम्हें वापस नहीं दिया, तब तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगी ही करूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरे कहने पे किसी और को पैसे दिए और वो अगर कुछ गलत करता है, तो भी मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा, आपको 100 रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा। समझ में आया इंडेमनिटी का मतलब? Yes, सुरभि, ma'am. तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका बहुत कुछ छूट गया इससे पहले। तो इंडेमनिटी एंड गारंटी हमने अभी शुरू ही किया है, तो इसमें कुछ आपको ना समझ में आए तो पूछिएगा। नेक्स्ट वही हमने स्कूटर वाला जो एग्जांपल दिया था या गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, कि जैसे हम गाड़ी या स्कूटी को पार्किंग में लगाते हैं और वो हमको बदले में एक स्लिप देता है। अगर वो स्लिप खो जाता है तो वो हमको क्यों देगा, और अगर हमको देगा तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा के देगा। ठीक है ना, उस पार्किंग का जो भी मैनेजमेंट होगा वो हमसे एक इंडेमनिटी फॉर्म भरवाएगा और बोलेगा कि अगर आपके गाड़ी ले जाने के बाद अगर कोई तीसरा आदमी क्लेम करने आया या मुझ पे केस कर दिया या मेरे से मांगा, डिमांड करने लगा, तो आप ये इंडेमनिटी फॉर्म भर के जाइए, क्योंकि आपको देने की वजह से, यानी आपकी वजह से मुझे ये नुकसान होगा। तो अगर मुझे ऐसा कुछ भी नुकसान होगा इस चीज से रिलेटेड, तो यू विल इंडेमनीफाई मी, यानी आप मेरे नुकसान की भरपाई करोगे, मेक गुड ऑफ द लॉस। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये समझ में आया यहाँ तक? लवली, राना, एवरीबॉडी, ओके। अब ये है एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या है इंडेमनिटी के एसेंशियल एलिमेंट्स? यही हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे मेरे ख्याल से। एक तो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, और एक है इम्प्लाइड इंडेमनिटी। एक्सप्रेस इंडेमनिटी क्या हुआ? एक्सप्रेस इंडेमनिटी जब हम बोलो, बोलकर, जब हम बोल जिसमें करके, लिख written करके, या वर्बल, verbal. हाँ हाँ, रिटन होगा या वर्बल होगा, बोल करके हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम उसको एक्सप्रेस इम्यूनिटी बोलेंगे, इंडेमनिटी बोलेंगे। लेकिन इम्प्लाइड इंडेमनिटी मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइड इंडेमनिटी का मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया था, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट। सिंस आपने प्रिंसिपल और एजेंट आपको नहीं समझ में आया, तो मैं अभी दूसरा कुछ बोल के समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रिंसिपल और एजेंट का एक लॉ है, वो भी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है, इसके बाद पढ़ेंगे। तो मान लो कि मैं दूसरा चीज बताती हूँ, कि मान लो कि तुम्हारे घर का कोई ऐसे, कौन सा बोलूं, कोई मेंबर है, ठीक है ना, कोई भी मेंबर है जो बाहर जाता है और क्या करता है, किसी दुकान से कुछ सामान ले लेता है। तो अब आपका जो जो आपके घर के गार्जियन है, जो गार्जियन है, मान लो कोई जाता है और कुछ सामान ले लेता है और क्रेडिट पे लिखवा देता है। हाँ, आपने उसको नहीं बोला था क्रेडिट पे लेने के लिए, फिर भी वो लेता है नाउ। लेकिन दुकानदार ने तो सामान दे दिया, अब दुकानदार को भी आपने कभी भी एक्सप्रेसली ये चीज मना नहीं किया था कि तुम इनको कोई सामान नहीं दोगे, ठीक है ना, या मेरे घर से कोई भी आए उधार लेने के लिए तो हम उधार पे सामान नहीं लेंगे, राइट। तो ऐसा आपने दुकानदार को मना नहीं किया है, तो अब क्या होगा, दुकानदार उसको दे देगा। तो दुकानदार वो पैसा आपसे मांगेगा, तो आप क्या मना करोगे कि हम नहीं दे पाए, देंगे, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, ठीक है ना। अगर आपके घर का मेंबर कुछ लिखवा के लाता है, कुछ उधार ले आता है, तो नाउ यू हैव टू मेक गुड ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉस। जो दुकानदार का जो भी लगा है वो आपको देना होगा। हाँ, इसमें एक नियम है,
कि अगर आप चाहते हो कि आगे से कोई क्रेडिट पे सामान ना ले जाए तो आप दुकानदार को सख्त हिदायत दे दो। आपके हिदायत देने के बाद भी अगर दुकानदार ने कुछ क्रेडिट पे दिया तो फिर उसको आप इंडेमनीफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अभी इम्प्लाइड का एग्जाम्पल मैंने दिया कि यहाँ पे अगर किसी भी मेंबर ने, किसी बच्चे ने, किसी घर के किसी आदमी ने क्या किया कि जा करके ले लिया सामान और क्रेडिट पे लिखवा दिया, तो जो गार्जियन होंगे उस घर के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि दुकानदार को वो इंडेमनीफाई कर दे, उनका जो भी पैसा देना है वो उसको दे करके खत्म कर दे, है ना। यस मैम। ये इम्प्लाइड है, ये पहले कोई एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ है दुकानदार और उस घर के गार्जियन के बीच में। इट्स इम्प्लाइड कि अगर आपके घर में गया है तो यू हैव टू कंपनसेट इट। समझ में आया। मैं जो प्रिंसिपल और एजेंट वाला बताने वाली हूँ वो एग्जाम्पल अब बाद में बताएंगे, अभी इसे समझ लो क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको उसका भी जो फीचर्स है, उसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप जल्दी से समझेंगे। इस एग्जाम्पल से इम्प्लाइड इंडेमनिटी क्लियर हुआ। यस मैम। नेक्स्ट है कवरेज। क्या क्या कवर करता है ये। A contract of indemnity includes a promise to make good the loss arising from some event। किसी भी वजह से, किसी भी काम से, किसी भी कारण से अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, ठीक है ना, तो इसमें इससे कवरेज क्या है कि आपका और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके नुकसान की भरपाई करनी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते और कुछ ज्यादा मुझे देना भी नहीं है। तो एक इंडेमनीफायर का जो ड्यूटी है वो होता है टू सेटिस्फाई और टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। नेक्स्ट है टू पार्टीज। यहाँ पे दो पार्टीज होंगे, एक को हमने इंडेमनिटी फायर बोला और दूसरे को हमने इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोला। तीसरा है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर इन रिलेशन टू इंडेमनिटी, यानी कि जो भी हम प्रपोज करेंगे और जो भी हम एक्सेप्ट करेंगे वो किस चीज से रिलेटेड होगा, किसी न किसी सामान को लेकर के हम इंडेमनिटी, हम बस आपके नुकसान को भरपाई करेंगे, बस हम इतना ही प्रपोजल कर सकते हैं और इंडेमनिटी होल्डर बस इतना ही एक्सेप्ट कर सकता है, और कुछ कर सकता है नहीं। नहीं। तो जो भी प्रपोजल होता है वो कॉम्पनसेशन देने से रिलेटेड होता है, वो उसके नुकसान को कॉम्पनसेट करने से रिलेटेड होता है, और जो भी जो एक्सेप्ट करेगा वो भी सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा कि आप मेरे नुकसान की भरपाई कर दीजिएगा, इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं आएगा। तो इसका कवरेज बस नुकसान की भरपाई से है और किसी चीज से नहीं है, ठीक है ना। फाइन, पेनल्टी, पेनलाइज, इस सब चीज से नहीं है, बस जो भी नुकसान हुआ मेरा वो आप भरपाई कर दीजिए। तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस रिलेटेड होता है इंडेमनिटी से, नुकसान की भरपाई करने से। प्रपोजल ऑफ इंडेमनिटी क्या है। प्रपोजल ऑफ इंडेमनिटी, अ पर्सन प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉस एनीथिंग दैट सम एक्सीडेंट और नेचुरल फेनोमेनन और डिजास्टर एटसेट्रा। ठीक है, इंडेमनिटी में हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि अगर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो हम उसकी भरपाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बोलते हैं ना हम। यस मैम। हाँ, लेकिन लेकिन प्रपोजल ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्या हुआ कि आप अगर, इंडेमनिटी का मतलब हो गया कि एक आदमी आपको प्रॉमिस करता है कि आपका किसी भी तरीके का नुकसान हो किसी इवेंट से हो, किसी एक्सीडेंट से हो जाए, कोई नेचुरल फिनोमेनन से हो जाए, वी विल इंडेमनीफाई यू। एग्जाम्पल दे सकते हो क्या कि इसका क्या इंडेमनिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। अब सोचिए, कोई भी नुकसान है तुम्हारा, हमारे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, ठीक है ना। अब अगर वो चीज क्षतिग्रस्त हो गया, वो चीज खराब हो गया, या मुझे उसके वजह से कोई नुकसान हो गया, तो आप मुझे, वो नेचुरल रीजन से हो, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हो, या किसी और फिनोमेनन की वजह से हो, या चोरी की वजह से हो, कुछ भी हो, यू हैव टू कंपनसेट मी। समझ में आया। एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो, देके देखो तुम्हें समझ में कितना आ रहा है, पता चलेगा कैसे आप सोचते हैं इस चीज को। कोई सोचो। लवली। मैम मैम जैसे जैसे वो दुकान में जो लेकर आता है होलसेलर से, तो उसमें कहता है ना जो टूट भी जाएगा तो उसका वही भरपाई करता है। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक ये सब जो आता है तो उसमें हाँ, क्या आता है उसमें। मैम जैसे ये रिटेलर लाता है तो उसमें अगर टूट भी गया तो वो ही भरपाई करता है, होलसेलर ही उसका। अरे समझ गया, अगर कोई सामान होलसेलर से रिटेलर के पास आ जाता है और अगर वो खराब हो जाता है तो उसको इंडेमनीफाई करता है। ठीक है, मैं समझ गई। मान लो कि मैंने सामान लिया और वो एक्सपायर हो गया,
तो वो एक्सपायरी प्रोडक्ट वो वापस लेकर के जाएगा और हमको इस तरीके से हमारे नुकसान का कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से बोलो, कुछ नेचर के किसी काम के कांड की वजह से कुछ नुकसान हो गया, तो क्या वो एग्जाम्पल होगा? मैं बताती हूँ, तुम्हारी गाड़ी तुमने खरीदी, ठीक है ना? हाँ, गाड़ी तुमने खरीदी और इंश्योरेंस एजेंसी से इंश्योरेंस लिया, उनको आपने पैसे दिया, गाड़ी चोरी होने पे आपको मिलता है इंश्योरेंस? मिलता है? गाड़ी में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी टूट जाए, तो भी मिलेगा आपको इंश्योरेंस अमाउंट, है ना? यही है। तो जितने भी आप इंश्योरेंस वगैरह देखते हो ना, दे आर द एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या फुल इंश्योरेंस रहेगा तो गाड़ी खरीद कर देगा, फुल इंश्योरेंस रहेगा ना, गाड़ी हाँ, अगर कोई गाड़ी चोरी भी खरीद हो जो जाएगा भी तो वो देगा। चोरी होगा, चलो अभी तो चोरी होने की बात कही कि चोरी की वजह से हुआ। अगर आग लग गया घर में, तो घर इंश्योर्ड है या दुकान इंश्योर्ड रहता है और दुकान में आग लग गया तो पूरा पैसा मिलता है ना? दुकान में यस जितना मैम। सामान रहता है हर चीज का, कभी कभी हम देखते हो शॉप को भी इंश्योर करके रखते हैं इसीलिए, ठीक है ना, कि अगर ऐसी कुछ दुर्घटना हुई तो हमको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या है? इंडेमनिटी है ना, आपके नुकसान, वो नुकसान चाहे किसी भी वजह से हो, आई प्रॉमिस यू टू इंडेमनीफाई यू। मैं अगर लेकिन शर्त है कि नुकसान होना चाहिए, है ना? नुकसान के बिना आप क्लेम नहीं मांग सकते। तो अब इंडेमनिटी का अब थोड़ा और क्लियर हुआ होगा कि इंडेमनिटी का क्या प्रपोजल होता है, कि वो किसी भी रीजन से, एक्सीडेंटल, नेचुरल फिनोमिनन या किसी और रीजन से, किसी और डिजास्टर की वजह से भी अगर आपको नुकसान होता है तो यू विल आई विल गेट इंडेमनिफाइड बाय द इंडेमनीफायर, है ना? अब ओरिजिन ऑफ लायबिलिटी पे आते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ आइडेंटिफायर अराइजेज व्हेन ए लॉस टेक्स प्लेस, जो भी मैंने कहा कि आपको वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी तभी इंडेमनीफाई करेगा, तभी आपको कॉम्पनसेशन देगा जब आपको सच में कुछ नुकसान हुआ रहेगा, है ना? है ना? तो ओरिजिनेट यस क्या मैम। है, कब ये लायबिलिटी इंडेमनीफायर की आती है? जब आपका कुछ नुकसान होता। अगर आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता तो भले ही आपने कितना भी पैसा उस इंश्योरेंस में भरा हुआ हो, आपको वो कुछ भी कंपनसेट नहीं करेंगे, है ना? कोई ऐसा तो नहीं है इसमें कि रिटर्न आपको मिलने वाला, आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ नुकसान की भरपाई होने वाली है। ओके, एट है गुड फेथ। इंडेमनिटी जो किया जाता है वो गुड फेथ में किया जाता है। गुड फेथ में किया जाता है, किया जाने का क्या मतलब हुआ? गुड फेथ का क्या मतलब होगा? अगर कोई हम बोले कि हमने ये ऑनेस्टी से, ठीक है ना, ये काम ईमानदारी से आप करेंगे, अगर आपको नुकसान नहीं हुआ है तो आप झूठ मूठ का क्लेम नहीं करेंगे। यानी इंडेमनिटी फायर जो, अगर मैं स्कूटर ले गई और कोई भी मांगने नहीं आया तो भी तुम बोले कि मांगने आ गया कोई फलाना, तुम किसी और को, किसी अपने घर के लोग को कोई बना दो, डमी इंसान बना दो और बोलो देखो ये मेरे ऊपर केस कर दिया, ये अब तुम गाड़ी ले गए और ये मुझसे क्लेम कर रहा है, तो ये तो फ्रॉड हो गया ना, है ना? तो इंडेमनिटी जो दिया जाता है किसी को कि मैं आपकी भरपाई करूंगा लेकिन ईमानदारी पर, है ना? आप मुझे ईमानदारी से बोलेंगे कि आपका सामान खराब हुआ या आपके घर में आग लगी है। अगर ये प्रूफ हो जाए, कभी भी सपोज करो कि कोई गाड़ी है जो इंश्योर्ड है और उसकी चोरी हो जाती है, मान लो वो चोरी आपने जानबूझकर करवाई है, ठीक है, और आप उनसे इंडेमनिटी का अमाउंट लेना चाहते हैं, वो छानबीन करेंगे ना, वो पूरा पता करेंगे, छानबीन करेंगे वो कहाँ आपने लगाया नहीं लगाया है। और अगर उस छानबीन में ये पता चल जाता है कि ये चोरी का काम आपने खुद करवाया, किसी अपने दोस्त को बोला है, किसी को बोला है कि तुम चोरी कर लो, मुझे ये क्लेम करना है, मुझे ये मिल जाएगा, तो क्या होगा? अभी मिलेगा ये? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुड फेथ में दिया जाता है, ये ऑनेस्टी के लिए, आपके सही तरीके से मॉरल वे में काम करने के लिए इंडेमनिटी मिलता है, ना कि इंटेंशनली आप अपना ही हार्म कर लीजिए और कंपनी से क्लेम ले लीजिए, या फिर जो भी इंडेमनीफायर है कंपनी ही क्यों, अभी तो मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया इसलिए मैं उस एग्जांपल को लेके चल रही थी। कोई भी किसी भी रीजन से अगर आपको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जा सकती है, ठीक है? तो गुड फेथ में होना चाहिए, गुड फेथ में दिया जाता है, विश्वास पर दिया जाता है कि आप, आई ट्रस्ट कि आप इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये सब तो हो गया था। रियल इंडेमनिटी क्या है? रियल इंडेमनिटी इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, रियल लॉस इज मेड गुड। रियल इंडेमनिटी मतलब एक्चुअल में आपका जो लॉस हुआ है, मान लो
आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है तो आपको उसी हिसाब से वो इंडेमनीफाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका नुकसान 1 लाख का हुआ और आप क्लेम कर रहे हो 4 लाख का, ये भी नहीं होगा। रियल इंडेमनिटी यानी कि एक्चुअल जो लॉस इनकर किया गया है उसी लॉस की भरपाई की जाएगी इंडेमनिटी में। करेक्ट? ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट अब राइट्स पढ़ेंगे। अभी तक सब समझ में आया इंडेमनिटी से रिलेटेड? यस मैम। ठीक है। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है, पढ़ो कोई राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। पहला राइट क्या लिखा है देखो, राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस। ठीक है ना, सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 सेज राइट अबाउट इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर में कौन हो गया? इंश्योरेंस और कस्टमर के बीच में हु इज इंडेमनिटी होल्डर? कस्टमर। गुड, कस्टमर हो गया इंडेमनिटी होल्डर। तो an indemnity holder is entitled to recover all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promises to indemnify apply। मैं बताती हूँ उसका क्या मतलब हुआ। मान लो कि इसका मतलब हुआ कि राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस, यानी कि इंडेमनिटी जो होल्डर है वो हर तरीके का डैमेजेस आपसे रिकवर कर सकता है। मान लीजिए कि मैं गाड़ी लेकर के आ जाती हूँ और ओरिजिनली कोई और पूछता है और आप पे केस कर देता है, ठीक है ना, लवली ने मुझे इंडेमनीफाई किया है और लवली पे आप कोई केस कर देता है, तो मेरा पैसा दो, नहीं तो मेरा इतना हर्जाना भरो, इतने का गाड़ी था, मेरा नुकसान भरो। अब क्या होगा कि अब लवली को पूरा राइट है कि वो जो भी उसका खर्चा हुआ है, ठीक है ना, डैमेजेस जो हुआ है, मान लो कि उसको इंटरेस्ट देना पड़ा सर्टेन अमाउंट पे या फाइन देना पड़ा, तो फाइन डैमेजेस हो गया। समझ में आया? तीन तरीके का राइट होता है, यही तीनों राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर के पास। ये एक राइट है रिकवर डैमेजेस, एक राइट है रिकवर ऑल कॉस्ट एंड एक राइट है रिकवर ऑल सम्स। मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। डैमेजेस यानी अगर आपको फाइन देना पड़ा, ठीक है ना, आपने किसी एक्टिविटी के कारण या किसी को आपने दे दिया और आपको पिनलाइज किया गया, फाइन लगाया गया, ठीक है, तो कस्टमर ने नहीं लगाया आपके ऊपर, कंपनी ने लगा दिया कि लापरवाही से आपने किसी की गाड़ी किसी और को दे दी, आपको ये फाइन देना पड़ेगा। इसकी वजह से ये फाइन, ये डैमेजेस भी आप रिकवर कहाँ से कर सकते हैं? इंडेमनिफायर से, इंडेमनीफायर से। दूसरा है रिकवर ऑल कॉस्ट। अगर आपने केस लड़ा, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हुआ, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए और जाकर के कोर्ट में जमा किया और कुछ भी किया, तो जो भी आपका पैसा खर्चा होता है उस केस को लड़ने के लिए, वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। यानी कि आप फाइन अमाउंट जो आपने जमा किया है या आपके ऊपर कुछ पेनाल्टी लगाया गया, आप वो रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको वो सब काम करने में, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में, कुछ स्टेशनरी का खर्चा या कुछ वकील को रखने का खर्चा, कोई भी खर्चा हुआ है, तो आप वो कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। एंड ऑल सम्स मतलब हो गया कि मान लो इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर ऑल सम्स। क्या क्या है? which may have paid under the terms of any compromise, यानी कि आपने किसी को दे दिया है और दो आदमी के बीच में अब क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कुछ टर्म होता है ना कि ठीक है तुम मुझे 5 लाख रुपया दे दो, तो मैं क्या करूंगी कि ठीक है मैं छोड़ दूंगी, केस वापस ले लूंगी। तो अगर कोई सम आपने पे किया है, ठीक है ना, जो कॉम्प्रोमाइज के तौर पे किया गया है, तो अब वो सम भी इसमें आ जाएगा। इफ द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्रैरी टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉमिसर, यानी वो कॉम्प्रोमाइज कैसा होना चाहिए? टू द इन ऑर्डर ऑफ द प्रॉमिसर होना चाहिए। मतलब मैं बताती हूँ कि देखो, प्रूडेंट होना चाहिए। अभी ये कॉस्ट और डैमेजेस समझ में आया तुम लोगों को? वीडियो ऑन करो तुम लोग। हाँ, तो कॉस्ट एंड डैमेजेस आपको समझ में आ गया। मैं सम सब बताती हूँ कि सपोज करो सम्स रिकवर करने का मतलब है, सम्स रिकवर करने का मतलब हुआ कि अगर आपको उस, मान लो कि आपने किसी के साथ किसी कोई आपके आया और बोला कि मेरी 4 लाख की गाड़ी थी, आप मुझे दीजिए 4 लाख, तो 4 लाख की गाड़ी के बदले में तुम 4 लाख ही दोगे, तो दैट विल बी गेट रियल कॉम्पनसेशन। आपको फिर इंडेमनिटी फायर से आप 4 लाख रिकवर कर सकते हो। लेकिन किसी की गाड़ी 4 लाख की है, आप लोग भैया जो लेना है ले लो, क्यों? क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं से उसको रिकवर कर ही लोगे, है ना, कोई ना कोई तो आपको दे ही देगा। तो ऐसा नहीं है, प्रूडेंट यानी वाइज, जो विवेकपूर्ण हो, जो सही उसका रेट है वही रेट तुम दो, क्योंकि वही रेट आप रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 4 लाख के सामान के लिए आप किसी को 15 लाख दे दे और फिर इंडेमनीफायर से बोले कि 15 लाख मेरा खर्चा हुआ तुम मुझे दो। समझ में आया बात? यानी कि वो एक रियल होना चाहिए, वो एक प्रूडेंट
अमाउंट होना चाहिए जो तर्क संगत लगे, जो सबको सही लगे कि हाँ ठीक है इतने का वो रहा होगा और इतना तुम मुझसे रिकवर कर सकते हो। समझ में आया? Yes, ma'am. तीनों पॉइंट क्लियर हुआ सबका? कॉस्ट, सम एंड डैमेजेस, ये तीनों के राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर के पास, इंडेमनिटी होल्डर के पास, करेक्ट, ये तीनों राइट्स है उनके पास। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने इंडेमनिटी देख लिया, अब हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब गारंटी में बताओ, तुम लोगों ने गारंटी शब्द कहाँ कहीं सुना है? एक तो दुकान में सुनते होंगे कि इस चीज की गारंटी है कि नहीं, उस चीज की गारंटी है कि नहीं, और कहीं सुना है? बोलो, गारंटी सुना तो जरूर होगा आप लोगों ने, याद करके बताइए, बताइए। Today Nasreen is not in the class, ना? No. ठीक है, चलो बताओ लवली, गारंटी का क्या, गारंटी वर्ड तुमने कहाँ सुना? एक तो दुकान में सुनते इसकी गारंटी है कि नहीं, इसकी गारंटी है कि नहीं, इसके अलावा हम और कहाँ सुनेंगे? बैंक्स में लोन लेते समय ग्रांटर ना मैम, गारंटर तो गारंटी ही हुआ ना, गारंटर आदमी हुआ जो गारंटी देता है, वो गारंटर हो गया। समझ में आया? यस एकदम सोचते रहना है, मैं आपको जो चीज आता है मैं वही चीज पूछती हूँ, बाकी कोई चीज नहीं पूछूंगी जो चीज नहीं पढ़ाया है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गारंटी एंड गारंटर की कौन होता है। चलो अब हम बैंक में चलते हैं, बैंक में चलते हैं यानी गारंटी में चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। देखो, इंडेमनिटी में और गारंटी में आप पूछ सकते हो कि मैम इसमें क्या अंतर है, इसमें भी तो वही कर रहा है ना, इसमें भी तो बोल रहा है कि हम गारंटी देते हैं, आपका जो भी नुकसान होगा वो भर देंगे। इसमें है अंतर। सबसे पहला अंतर है कि इंडेमनिटी में सिर्फ दो लोग होते हैं, है ना, सिर्फ दो लोग होते हैं, एक पार्टी होता है इंडेमनीफायर और दूसरा पार्टी होता है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। गारंटी में लेकिन तीन लोग रहते हैं। कौन कौन से तीन लोग रहते हैं? ए बी सी, तीन लोग हैं मान लो। अब ए बोलता है क्या, बी कौन है, अब इसमें तीन पार्टीज रहेंगे और ए मान लो कि गारंटर है, तुम्हारे वर्ड्स में अगर इसको गारंटर बोलेंगे, अदरवाइज इसको टेक्निकली हम श्योरिटी बोलते हैं। ठीक है ना, SURETY, श्योरिटी जो सुनिश्चित करता है कि आपका लोन आपको वापस मिल जाएगा। समझ में आया? थर्ड पार्टी, ये समझ में? हाँ, थर्ड पार्टी। तो जो गारंटर होता है, जो श्योरिटी होता है, वो क्या श्योरिटी देता है? मान लो ए बी सी है, तो सी कौन हो जाएगा? क्रेडिटर, ठीक है ना, जो देता है लोन। बी हो जाएगा डेटर, जो लेता है, ठीक है ना, जो लोन लेता है, ऋणी, डेटर बोलते उसको, प्रिंसिपल डेटर। और उसके बाद अगर प्रिंसिपल डेटर, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? बी और सी के बीच में है ना लवली। एक पैसा देता है और दूसरा उसको बोलता है कि हम वापस कर देंगे, लेकिन ए जब ये पैसा देता है बी को, तो वो बोलता है कि जाओ तुम किसी श्योरिटी को लेकर के आओ कि अगर तुम ये पैसा मुझे नहीं दोगे तो मुझे वो तुम्हारी गारंटी लेगा या फिर मुझे उससे मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो अब ए आता है, जो उसका कोई भी होता है, जान पहचान का कोई भी होता है, वो आपको यह बोलता है कि ठीक है मैं इसको जानता हूँ, ये आपको पैसा दे देगा, और अगर इसने नहीं दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको दूंगा। अभी किसी और की गारंटी की श्योरिटी ले रहा है ना। इंडेमनिटी में देखा था कि दो ही पार्टी होती था और वो अपना गारंटी देता था कि मेरे किसी काम की वजह से या किसी प्रोसीडिंग्स की वजह से आपको नुकसान होता है या इस वजह से कोई तीसरा गलती करता है तो आई विल इंडेमनीफाई यू, है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी रहेगा, ए बी सी, जिसमें कि ए बोलेगा, ए मान लो कि क्रेडिटर है, बी है डेटर, ऋण जो लेता है, और सी उसके जानने वाला, और सी गारंटी देता है, तो सी श्योरिटी हो गया। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो इसमें तीन लोगों का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। एक होगा प्रॉमिस, एक होगा जो एक को बोलेंगे हम लोग डेटर, एक को बोलेंगे क्रेडिटर, और एक को बोलेंगे श्योरिटी। चलो अब इनके बीच में देखो, श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी देता है, ठीक है ना। जो लेता है पैसा, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके डिफॉल्टर होने पे गारंटी श्योरिटी को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कि मैं और लवली और सुरभि हैं
और अगर लवली ने पैसा नहीं दिया सुरभि को तो मुझे पे करना पड़ेगा। अगर लवली ने सुरभि को दे दिया तो मैं कहीं आऊंगी बीच में, मेरी नहीं। कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। एज ए सिक्योरिटी मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक और बात समझो कि यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से? एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट और एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होगा? डेटर और क्रेडिटर के बीच में। बिल्कुल, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? तो क्रेडिटर का श्योरिटी के साथ हुआ है कि अगर ये डिफॉल्टर हो जाता है तो यू विल पे मी, है ना? यस। चलो ये आपको समझ में आ गया। ये वही एग्जाम्पल है, आप देख लो कि कोई किसी के कहने पे 5,000 देता है और अगर जेड उसको 5,000 वापस नहीं करेगा तो ये एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जिसके कहने पर वाई क्रेडिटर ने जेड को, प्रिंसिपल डेटर को पैसे दिए थे। समझ में आया? अब हम आते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड गारंटी। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड गारंटी? सबसे पहले डिपेंडेंसी ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्लिगेशन ऑन प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट, यानी कि इसका इस पॉइंट का मतलब सिंपल है कि डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब अराइज होती है जब क्रेडिटर और डेटर के बीच, सॉरी, श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या श्योरिटी का ऑब्लिगेशन तब आता है पिक्चर में जबकि जब क्रेडिटर और डेटर का क्या होता है? जब डेटर डिफॉल्टर हो जाता है ना? यस मैम। अगर वो पे कर ही देगा तो श्योरिटी को कोई मतलब भी नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर जो लेने वाला है वो अगर डिफॉल्टर हो जाता है तभी डेटर का ऑब्लिगेशन आता है पिक्चर में, तभी उसको कुछ करना होता है, वरना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल डेट मतलब कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक केस स्टडी है, हम उसको देखते हैं जिसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी दिया है, गारंटी दिया है। इन केस ऑफ लुआन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ए क्या करता है? हाँ, वही बात है कि अगर आपने धोखाधड़ी कुछ किया है, कुछ गलत किया है तो फिर आपका सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि ए बैंक मेड एन ओवरड्राफ्ट। क्या बोलता है? ए जो बैंक है, मान लो कोई बैंक है जिसका नाम ए है, यहाँ पे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है ए, ठीक है ना? तो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड क्या करती है? ओवरड्राफ्ट बनाती है। ओवरड्राफ्ट वाज गारंटीड बाय डी। उस ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? किसी का, जिसके अकाउंट में, मान लो मेरा अकाउंट में मेरे 40,000 रुपया है, लेकिन मैंने अपने बैंक से उसके अगेंस्ट में कितना लोन लिया? 60,000 रुपया लिया, तो 20,000 क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट हो गया ना, ज्यादा मैंने विड्रॉ किया ना। समझ में आया? मेरे अकाउंट में 20,000 ही है, लेकिन मैंने अपने अकाउंट से 40,000 विड्रॉ किया, बैंक को रिक्वेस्ट किया कि अभी मुझे 40,000 की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। तो जो एक्सेस 20,000 हुआ वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। समझे? आपके अकाउंट में जो जमा राशि है उससे ज्यादा अभी आपने लिया है, तो एक तरह का लोन हो गया ना वो रेस्ट 20,000। यस। ठीक है। अब डी बोलता है जो भी आपने उसको ओवरड्राफ्ट दिया, यानी जो भी आपने उसको ज्यादा दिया या लोन के तरह समझ लो दिया है, वो क्या होगा? विच इम्पोज पेनाल्टी अपॉन द पार्टी, उसी से पेनाल्टी इम्पोज हो सकता है पार्टीज पे। एंड अब क्या हुआ कि ओवरड्राफ्ट तो दे दिया उसने, अब क्या हुआ कि मान लो कुछ पेनाल्टी हुआ। पेनाल्टी किसके ऊपर हुआ? बैंक के ऊपर हुआ, ठीक है ना? बैंक के ऊपर क्या पेनाल्टी हुआ कि आपने ये ओवरड्राफ्ट दे कैसे दिया, ठीक है ना? ये ओवरड्राफ्ट जो बैंकिंग रूल एंड रेगुलेशन है उसको मानते हुए नहीं दिया था, उसको उसके अनुसार से ये नहीं है, उसको आपने किसी रूल का आपने क्या किया? बैंक ने उल्लंघन किया है, तो अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा। सपोज करो कि बैंक है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना? जो भी पेनाल्टी देनी पड़ेगी लोगों को, जो भी आपने किया। लेकिन वो क्या है? वो लीगल एक तरीके का ओवरड्राफ्ट नहीं था। तो जब काम लीगल नहीं है तो उस पर दी गई गारंटी भी क्या होगी? निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोर्ट बोलता है कि इफ नो डेट इज ड्यू, if the banker is forbidden from having any claim against his customer, there is no liability incurred by the surety। अगर वो सही लोन ही नहीं है, अगर बैंक का कोई कुछ बनता ही नहीं है अपने कस्टमर पे ओवरड्राफ्ट, कुछ लोन लेने का, कुछ उनसे रिकवर करने का, तो जो अगर आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं कोई चीज, अगर आपने गलत इशू किया, तो क्या आप सिक्योरिटी से रिकवर कर लेंगे? कर लेंगे? बताओ। नहीं। नहीं ना। तो वही बोलता है कि देखो मान लो कोई अनलॉफुल
डेट दिया गया, जो लॉफुल डेट नहीं है, जो लॉफुल ऋण नहीं है, तो जो अगर ऋण ही अनलॉफुल है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, है ना, यस मैम। कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपको किसी ने गारंटी दी है तो उसकी भी लायबिलिटी वही खत्म हो जाती है, वो भी किसी तरीके से आप उससे भी कुछ रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए।